सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जना में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स जूनियर तजियाकार अली आफ्ताब सईद। आप दोनों ठीक हैं? लाहौर का मौसम बदल गया है, सो होपफुली लाइक अब थोड़ा मूड सबका बेहतर हो गया है। नहीं, मेरा तो मूड पहले भी ठीक था और मैं आपको दोबारा बता दूं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे गाना मेरे पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। मैं सदाबहार हूँ। वो तो आज नज़र आ रहा है। अच्छा, वो पहली खबर की तरफ चलते हैं। मुल्क भर में डिस्कशन हो रही है कि जो रीसेंट जजमेंट आई है 14 इयर्स की फॉर फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई एंड हिज वाइफ, उससे पहले आई बिलीव एक साइफर केस में भी उनको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो असद प्लीज़ ज़रा थोड़ी डिटेल देगा इसके बारे में एंड देन आप अली का फिर इस पे एनालिसिस लेंगे हम। इसमें डिटेल तो खैर इतनी यही है जैसे आपने बताया कि एक केस में 14 साल और एक केस में 10 साल। साइफर केस में ये बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सज़ा दे दी गई है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर के तहत एक स्पेशल कोर्ट के ज़रिए ये सज़ा दी गई है। ट्रायल के ऊपर सवाल उठे हैं कि इस तरह से उस तरह से है। हमने शो पे डिस्कस किया था कि कुछ देर पहले जब ये चल रही थी ट्रायल तो उनको सरकारी वकील दे दिए गए थे और इस पर भी काफ़ी वहाँ पे कोर्ट रूम में हुआ था। उनको ये भी कहा गया था कि आपके अपने वकील आते नहीं हैं, तो हमने यही करना था। और उसके बाद ये फिर फैसला आ गया। उसके कुछ दिन बाद ही ये तोशाखाना वाला केस जो है उसके ऊपर बानी पीटीआई और उनकी जो एहलियाँ हैं उनको 14 साल की कैद का कर दी गई। तो दोनों केसेस जो हैं ये अगेन मुतवक्के था कि इनके ऊपर फैसले जो हैं वो आ रहे हैं। और ये भी था इसके अंदर कि जी ये टाइमिंग जो है ज़रा इस तरह से कि इलेक्शन से पहले, लेकिन वो अपना एक चल रहा था सिस्टम, उन्होंने उसके ऊपर फैसला सुना दिया। ये बात इसमें ज़रूरी है लेकिन कि ये दोनों केसेस जो हैं ये अभी इनकी जो कन्विक्शंस हैं और सज़ाएँ हैं इनके बाद इन दोनों केसेस में दो अपीलेट कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे जाके इनके ऊपर फिर अपीलें हो सकती हैं, जो कि ज़ाहिर है होंगी। उसके बाद तरीक़ इंसाफ के दीगर जो सियासी रहनुमा और सियासी कह रहा हूँ जी जो वकला हैं उन्होंने यही कहा जी कि हम हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे, इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे। तो वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उस अपील के अंदर क्या है। बाकी इतनी सी बात है कि ये माजी के अंदर भी हमने देखा है कि ऐसे हुआ है। 2018 में ये वीडियो गर्दिश कर रही थी। ये जैसे ही ये फैसला आया तो जो पीटीआई का ग्रुप है उन्होंने कहा जी ये हो गया तो वो हो गया, बड़ी जाती है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वो है। लेकिन उसके साथ ही सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ गई थी कि जब नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सुना दी गई थी इम्प्रिजनमेंट कैद, तो वो भी हुआ था। और उसके बाद 2018 के बाद से लेकर अब तक जो है वो हमारे सामने है। सो ये तो अब है, आने वाले दिनों में पता चलेगा एग्जैक्टली इसके अंदर से नतीजा क्या निकलता है। अभी तक सिचुएशन ये है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तो जेल में ही हैं और उनकी जो बुशरा बीबी जो हैं उनको उन्होंने मुंतकिल कर दिया है बनी गाला अंडर हाउस अरेस्ट। उस पर हम आते हैं, पहले आपका पॉइंट आ जाए। अच्छा, सो ये दो केसेस हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम साइफर केस की बात करें तो साइफर केस में मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर ज़ाहिर है मैं तो ताकतवर उसमें हूँ नहीं पोजीशन में, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं बानी चेयरमैन पीटीआई को हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ सिवाय एक चीज़ के, और वो है साइफर। और उसकी वजह ये है कि मुझे, और अगेन अगर तो ये जो सारी हुई हैं कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर इसमें प्रोसीजर को एज फॉलो नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था तो वो तो चले गलत बात है, बट इसमें इनकन्वीनियंस हो इनको, इस बात पर मैं खुश हूँ। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह के हमारे माली मामलात हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा बैलेंस ट्रेड बैलेंस का प्रॉब्लम है, करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है, हमें डॉलर्स चाहिए, ज़र मुबादला हमारे पास नहीं है। ऐसे मौके पे हम तो इंडोनेशिया से भी नहीं बिगाड़नी चाहिए हमें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कुछ भी हुआ है, ये इंटरनल मामला है, इसको इंटरनली डील करने की ज़रूरत है। अगर ये गलत है, बाहर दुनिया के मुमालिक को बीच में ड्रैग करना ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, मुझे तो समझ नहीं आती किस तरह से लोग अमेरिका पे बार बार उंगलियां उठा लेते हैं, ख़ासतौर पे जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। या ये एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे बात की जाती है जी कि पुलिस के खिलाफ कुछ ना कहो, वो बड़े ताकतवर हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे जी। आप और इदारों के खिलाफ कुछ ना कहो, वो बड़े ताकतवर हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे। अमेरिका एक ऐसा फ्री फॉर ऑल है, जिसका दिल करता है चपेड़ मार दो, गाली निकाल दो, झंडा साड़ दो, टायरों के नीचे झंडा दे दो। यार मतलब
कुछ थोड़े से अक्लमत को हाथ दें। अच्छा ये है, हो गया साइफर केस। अब दूसरे पे आते हैं तोशा खाना वाले पे। अच्छा तोशा खाना जो है ना, अगेन अगर तो प्रोसीडिंग्स जो हुई उसमें कोई भी स्टेप मिस किया गया है तो अच्छी बात नहीं है, और अपेलेट कोर्ट्स जिस तरह से हैं उसमें जब जाएगा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा सबको पढ़ने की ज़रूरत है कि वो जजमेंट है क्या। ठीक है, वो आप ज़रा जजमेंट पढ़ लें। उसमें जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जब इवैल्यूएशन करवाई गई तो चीज़ों की इवैल्यूएशन कम पे करवाई गई, जब उनको बेचा गया तो फिर वो ज़्यादा के हिसाब से बेचा गया। सो ये इनडिस्क्रिपेंसीज मौजूद थीं। अच्छा मैं ये क्यों चाहता हूँ कि सारे लोग ये पढ़ें, उसकी वजह ये है कि जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि जी फ़लाना तो बहुत ज़्यादा ईमानदार, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगेन मैं इस वक्त ये नहीं कहना चाह रहा कि जी आप किसी की साइड लेना बंद कर दें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गंदा है पर धंधा है ये सारा सिस्टम जो है ना, आप इसमें ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जी जब हर तरफ ये माशरे में ये बुराइयां होंगी तो कोई एक बीच में से इतना को नेक फरिश्ता आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। इसकी मिसाल वैसी है कि एक अगर किसी कमर्शियल मार्केट में लेस्को वाला किसी एक दुकानदार को बिजली चोरी करवा देगा ना, तो बाकी सब के लिए तो चोरी वैसे ही मैंडेटरी हो जाएगी, वरना वो उस दुकानदार से कम्पीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब सारे सिस्टम में ये चीज़ होगी तो ये एक्सपेक्ट भी करना कि कोई एक बीच में से ईमानदार होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा सर आपको तो पता ही है हमारा जो नज़रिया है कि वो जिस तरह 144 लगी असले पे, तो असला तो मर्द का जेवर है, इसी तरह करप्शन जमहूरियत का हुस्न है। इसको अप्रिशिएट करें। अच्छा देखिए जब तोशा खाना केस के अंदर अलबत्ता ज़ाहिर जजमेंट तो पढ़नी चाहिए, इसकी भी साइफर की भी, वो तो ज़ाहिर पढ़ेंगे ही और उसके अंदर मज़ीद डिटेल आएगी। लेकिन आई थिंक इसके तोशा खाना के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं अभी तक, वो बात हुई है मैग्नीट्यूड की कि जी आप ये बिल्कुल कह सकते हैं वसूख से कि जी माजी के जो सियासतदान हैं उन्होंने भी तोशा खाना से तो तहफ़ जो हैं वो जो भी मिले उनकी पेमेंट करके ले लिए गए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो शवाहिद हैं वो तो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कोई बुनियादी तौर पे नीयत जो थी वो साफ़ नहीं थी, और उस घड़ी क्योंकि एक सिंगुलर प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत क्योंकि इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से इस केस के अंदर ना सिर्फ सज़ा दी गई बल्कि हरजाना भी है कोई 700 मिलियन रुपीज़ टाइप का जो उन्होंने अदा करना है। सो आई थिंक मैग्नीट्यूड की बेसिस पे ये तोशा खाना वाली चीज़ बड़ी उभर के बाहर आई है पहली दफ़ा, क्योंकि ये आपको पता है होता तो हमेशा से है। और ये भी है इसके अंदर कि पॉलिसी भी इसी गवर्नमेंट ने चेंज की, फिर उस पॉलिसी को ख़ुद भी इस्तेमाल किया और फिर सारी चीज़ में है। लेकिन चले वो तो बात अपनी जगह रही कि केसेस जो हैं अपनी अपनी उनकी तो सज़ाएँ सुना दी गई हैं और आगे जाके ये मामला होगा। एक जो कन्फ्यूजिंग चीज़ थी इसके अंदर वो ये थी कि जिस दिन जब ये तोशा खाना केस में 14 साल की कैद अनाउंस कर दी गई बानी PTI और उनकी अहलिया को, तो वो तो चले जेल में ही थे लेकिन वो तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर कुछ ही देर में अदियाला जेल में वो पहुंच गई अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और उसके कुछ ही देर बाद ये पता चला कि जी उनको बनी गाला में मुंतकिल कर दिए गए, नज़रबंद कर दिए गए अंदर हाउस अरेस्ट। तो ये मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री में मेरे नज़दीक मुझे तो नहीं कोई वाक़या याद पड़ता जिसके अंदर एक अनाउंस कर दी गई है सज़ा और वो गिरफ्तारी एक शख्स देने आया है तो कहते नहीं जी ऐसा करें आप हाउस अरेस्ट में बनी गाला में रह लें, वहाँ आपको तमाम सिक्योरिटी और सारी चीज़ देगी। तो इसके पीछे तो कई वजूहत हो सकती हैं सर, इसके पीछे वजूहत कई हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत एक चेस बोर्ड है और ये मतलब सही गलत में हम नहीं जाते। जो अपोजिंग पार्टी है ना, मेरे ख्याल में तो उन्होंने बहुत शातिर मूव किया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इंडिया मतलब इस तरह के ममालिक में पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो उनके लिए जेल जाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ना सिर्फ ये कि बड़ी बात नहीं है, मैटर ऑफ ग्लोरी। एग्जैक्टली। सो आपने एक बेसिकली उनको शहादत का दर्जा ही नहीं लेने दिया कि वो जेल जा रहे थे, आपने कहा ना आपको नहीं रखना। तो अच्छा अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि जो 14 इयर्स और 10 इयर्स हैं, विल दे बी एडेड और विल दे बी जस्ट ओवरऑल 14 इसमें भी कंफ्यूजन आप देखें ना। अब मसला ये कि दो सेपरेट केसेस हैं, एक में 10 साल है और एक में 14 साल है। अब एग्जैक्टली क्लैरिटी की इसके अंदर तो बात नहीं है कि या ये 24 है या ये बानी PTI के उसमें 14 हैं, तो ये अब देखने वाली चीज़ है। अगेन ये आगे जाके मजीद क्लियर होंगी चीज़ें। दूसरे ऐसे बड़े यूनिक केसेस होते हैं तो हमारे मुल्क में काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट है, मतलब हर दफ़ा कोई ना कोई नए लीगल एक चैलेंज होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें जजमेंट में वो भी पढ़ने की ज़रूरत है कि ये दिन रात अलहदा काउंट होंगे इसके या इकट्ठे काउंट होंगे, ये भी देखना है। अच्छा तीसरी वो जिस तरह आप ये कह रही ना कि ये अब एक नया क्राइसिस आ गया है, ठीक है हमारे सामने,
सो इसमें तो आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि पिछली दफ़ा इलेक्शन से पहले भी इस तरह ऐसे के ही हुए थे। सो इसमें जाहिर है और तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो हम सर्कल में चल रहे हैं, वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि अब जो इनके वकील हैं उनको चाहिए कि इस केस के लिए तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं पैलेट कोर्ट में वो तो ठीक है, वो करते रहें, साथ में जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स ने चीज़ें ली हुई हैं तोशा खाना से, वो उस पे कि उनमें से कौन सी बिकी, कितने की बिकी, क्या इन्वॉइसिंग उसकी अंडर इन्वॉइस कराया गया, ओवर इन्वॉइस कराया गया, वो अब साथ में उसकी भी तैयारी करना शुरू कर दें, तो वो एक मतलब फिर भी बात है कि रौनक मजीद लग जाएगी। अब क्या बात कर रहे हैं, कोई रहेगा नहीं पीछे यार। लेकिन इससे ये देखें ना कि सर इस सारे चीज़ में, सारी कानून साजी में वकीलों की मौजें हैं। मतलब इस वक्त जितना इन डिमांड जो है ना वो वकील है सर, वैसे क्या बात है, हमने आप उनमें गलत शोबे में एंटर हुए, हमें ये थोड़ी थोड़ी वकालत भी साथ करनी चाहिए सर। वो बड़ा अच्छा अभी वैसे लेट नहीं है। हम बिल्कुल लेट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान के हिसाब से तो लेट हो गए हैं, क्योंकि अब अगर हम पाकिस्तानी किसी लॉ स्कूल से लॉ करें तो हमें यहाँ पे लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। अब हमने करना है बाहर से, क्योंकि 35 के बाद आपको पाकिस्तानी सिर्फ तब लाइसेंस देते हैं अगर आप बाहर से पढ़ के हैं। तो सर कर लेंगे, बाहर से कर लेंगे, चलेंगे ना और डिग्री करते हुए शो। वाह वाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका डिग्रियां बनाने वाला जानने वाला हो तो मुझे इस ग्राइंड में से ना गुजरना पड़े। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसे कुछ अब नहीं ऐसी बातें ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद विल हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक नई खबर ये भी आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि नई करेंसी नोट्स होंगे, जिसके लिए आई थिंक उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक अनाउंसमेंट की थी कि कोई आर्टिस्ट नए हैं तो वो डिज़ाइन करें, अपने डिज़ाइन भेजें और जो भी बेस्ट डिज़ाइन होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। आपने कुछ डिज़ाइन किया अली? देखिए, मेरे तो बड़ा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन का नोट होना पाकिस्तान में, उसके ऊपर नुसरत फ़तेह अली खान की फ़ोटो आनी चाहिए। सर आपने कितनी बड़ी बात कर दी। थैंक यू सर। सर वैसे मुझे ये वैसे है कि अब ये हो ही रहा है सारा कुछ, तो हमारे जितने तमाम डिनोमिनेशंस हैं उनके ऊपर मतलब जो अभी कायदे आज़म साहब जब हैं सब चीज़ ऊपर वो रहें, लेकिन कुछ फ्लेयर थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि दीगर ममालिक में जैसे अमेरिकन करेंसी के अंदर हर डिफरेंट नोट का एक अपना उनका एक नामवर शख्स या उनके मुल्क की जिसने कुर्बानी दी है उस किस्म का शख्स हो, तो यहाँ पे तो आपके पास एक लंबी तवील लिस्ट है लोगों की जिन्होंने बहुत इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक हो सकता है आर्ट कंपटीशन का हिस्सा कि जी आप डिफरेंट किस्म के बनाएं, कोई मजबूरी नहीं है। वक्त पे भी आ गया कि हम किसी हिस्टोरिकल फीमेल जिन्होंने कंट्रीब्यूट बहुत किया है, बिल्कुल 75 के नोट पे तो है ना फातिमा जिन्ना। सो उसमें ये भी मुझे इस पे याद आ गया कुर्बानी से कि वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। नोट अभी भी इस्तेमाल होता है? जी वो है। सो उसमें वो लिमिटेड छापे थे, लेकिन वो है। उसमें और भी लोग हैं और फातिमा जिन्ना भी हैं। सो उसमें एक शख्स से किसी को मिलवाया, मतलब जिन्ना साहब से एक बंदे ने कहा जी कि ये इनसे मिलें, इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया है, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, आपको पता है वैसे ये करेंसी नोट्स के ऊपर तो आते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हासिल की थी पाकिस्तान ने तो उसके बाद भी हमारी अपनी मिंट नहीं थी, उस तरह से हमारी अपनी करेंसी नोट्स नहीं थी, तो बड़ी देर तक, बड़े सालों तक हमारे जो इंडियन करेंसी नोट्स थे उनके ऊपर स्टैंप लगती थी और वो इस्तेमाल होते थे। तो हम इसमें भी थोड़ा सा लेट आए थे, फिर हमारी मिंट इस्टेब्लिश हुई थी जो कि एक टेक्निकली कहा जाता है प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट नहीं, स्टेट बैंक के अंदर आती है। सो ये मामला बड़ा उस तरह से ना टेक्निकल हो जाता है प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक नया डिज़ाइन, फिर इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो आपके सही जो आपकी असासा होता है सारी चीज़ों, आपकी वो जो प्लेट्स होती हैं जिनकी जो उसका मास्टर होता है, सो वो नहीं बनती हैं। तो ये अभी नहीं हो रहा, ये कुछ 2 इयर्स का प्रोग्राम है जिसके अंदर पहला फेज़ है, जैसे रमला ने कहा कि उसकी डिज़ाइनिंग की हद तक वो उन्होंने अच्छा किया है कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट चढ़ा हुआ है, स्टेट बैंक ने थोड़ा सा इसके अंदर एक दिखाई है लचक सी कि यार हम भी आर्ट कॉम्पिटिशन करा सकते हैं। अमूमन ये स्टेट बैंक के लगता नहीं है आपको संजीदा अदारा है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन जो पैदा हुई है इस खबर से वो ये थी कि जी इसका मतलब है जो पुराने करेंसी नोट्स हैं वो चलना बंद हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। ये वो वाली चीज़ नहीं है कि आप एक नोट बंद करके नया नोट ला रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली
होगा कि आपको नए नोट भी मार्केट में आ जाएंगे, पुराने भी चलते रहेंगे जब तक इवेंचुअली फेज आउट ना हो जाए पुराने नोट, और नए सारे जो नोट्स हैं तमाम नोट्स वो फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट एंड यू कैन गो एंड हैंड इन पुराने वाले नोट्स टू गेट नए वाले। किसी सूरत भी डीमोनेटाइजेशन नहीं है। ये हर 10, 15, 20 साल के बाद आपने एक नया डिज़ाइन लेके आना होता है, नया मटेरियल लेके आना होता है, क्योंकि वो फेक करेंसी नोट्स बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं। सो ये डीमोनेटाइजेशन किसी सूरत में भी नहीं है, दोनों नोट चलते रहेंगे। जाहिर है हर नोट की एक लाइफ होती है, वो जब ख़राब होना शुरू होता है, जब भी वो उस सीरियल नंबर का नोट रीप्रिंट होगा तो वो नए वाला होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अब अगर कर ही रहे हैं तो मेरी इनसे गुजारिश दो हैं। एक तो ये कि साइज़ नोट का मज़ीद छोटा कर दें ताकि उसको कैरी करना ज़्यादा आसान हो जाए, और दूसरा अब कागज़ के बजाय प्लास्टिक वाला कर दें जिस तरह कनाडा में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना, एक तो हम लोग पान बहुत खाते हैं, दूसरा हम नोट गिनते भी ना लुआब लगा के हैं, ठीक है, तो वो पेपर जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक होना चाहिए, वो बेहतरीन है। सर पेपर मेरे ख्याल में जर्म्स भी ज़्यादा कैरी करता है, प्लास्टिक तो ये कि आप उसको मतलब सर I mean, जो करेंसी धोना कितना आसान हो जाएगा इस चीज से, करेंसी वॉशिंग कितनी आसान हो जाएगी, वो वाली नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं। एक्चुअली जो आपके नोट्स होते हैं दे आर वॉशिंग नॉट लॉन्ड्री, नहीं वॉशिंग की बात नोट्स हो होते रही हैं, दे आर फिल्थी बिकॉज़ वो लोगों के हाथों से हो के आ रहे होते हैं। सो यस, बहुत जरूरी है कि आप उनको धो लें, लेकिन ऑब्वियसली फटने का भी तो होता है। एक दफा फट गया तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्लास्टिक के होंगे तो ऑब्वियसली ये मसला नहीं होगा। बिल्कुल। फिर ये कि अक्सर नोट यहाँ पे मैंने सुना है कि खराब हो जाते हैं क्योंकि वो पार्टियों में प्लेटों पे चल रहे होते हैं, तो वो भी इसकी जो है ना लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। इस बात से थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहूँगा कि जो नोट्स अब जो आ रहे हैं नए, उनके ऊपर नया आर्टवर्क होगा, वो अगर प्लास्टिक के हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा रहे हैं। एक तो देखें ना, दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे सब 1000 रुपये का नोट जो, क्योंकि वो डिज़ाइन सबसे पुराना चल रहा है, सो वो सबसे ज़्यादा जाली मार्केट के अंदर वो भी है। तो एक तो ये भी होगा कि जो जाली नोट हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मैं इस चीज़ से आप दोबारा जाली बन जाएंगे, इतना भी क्या नहीं, जितने सिक्योरिटी फीचर्स उसके एनहांस हो जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा जाली बनाना। ये तो हमारा एक चला आ रहा है कि इसके अंदर कभी कभार एक अदद फीचर डाल देते हैं। अभी हमारा मेन जो फीचर है जो बचपन से चल रहा है वो ये कि ऊपर करके देखें तो तस्वीर नजर आती है। सो सिक्योरिटी फीचर्स प्लास्टिक नोट्स के अंदर, जैसे कैनेडियन करेंसी है, यूके के कुछ नोट्स जो हैं, अमेरिकन अभी शायद सारे नहीं, उनके अंदर जो प्लास्टिक वाला होता है वो रिक्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दूसरा, एक दिन सर आपने जो कहा की ना बात की, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डीमोनेटाइज हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं यकीन कर रहा हूँ कि जैसे ही नए नोट आएंगे ना, एक दिन सर्कुलर जारी होगा, कल से 1000 रुपये का नोट बंद। मुझे यकीन है इस बात पे, ये आप बड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रही हैं। अच्छा, इसमें जो है ना 5000 वाले नोट पे बहुत 2 साल से डिबेट चल रही है कि उसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और वो डिबेट इसलिए है कि वो कहते हैं कि जी जब बड़ी ट्रांजैक्शन होनी है ना, तो वो बैंक टू बैंक हो, वो करेंसियों में अगर 5000 का नोट नहीं है और आप 5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या 4 सूटकेस लेके जा रहे हैं अगर 5000 का नोट ही नहीं है। लेकिन उसमें मेरा जवाब ये, मेरा मतलब वो मशवरा यही है कि आप खुदा का वास्ता है, डॉक्यूमेंट करने का इकोनॉमी को बहुत सारे तरीके हैं, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिनोमिनेशन बड़े वाला ख़त्म ना करें क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया नोट के अंदर। अब आप इतने ज़्यादा कैरी करना बहुत मसला है। हाँ, और वैसे भी कैश कैरी करना भी डेंजरस भी है, और उसके अलावा इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो बाहर के मुल्कों ने जिस तरह अब शिफ्ट कर लिया हुआ है कि कम्प्लीटली डिजिटल आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इनफैक्ट ये फ्रांस में ही होता है कि उनकी एक महीने की एक लिमिट होती है कि आपने 500 यूरो से ज़्यादा आप नहीं एटीएम से निकाल सकते। तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है अपनी उस महीने की, वो दे डू इट ऑनलाइन। एंड आई थिंक ऑब्वियसली फिर ट्राइंग टू गो पेपरलेस, आप उसको उनको प्लास्टिक पे कह रहे हैं, तो प्लास्टिक इटसेल्फ इज नॉट रियली, इतना प्लास्टिक का बाद में क्या करेंगे हम। बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे ना एक और भी मशवरा देना चाहूँगा कि वो भी बड़ी ना अनकूथ हरकत लगती है, मुजरे पे जो पक्खे में कॉपियाँ मार रहे होते हैं ना लोग, भाई वो भी आपको ना अब कार्ड पे ले आना चाहिए कि डांसर ने ना POS मशीनें लगाई हुई हैं, वो डांस करती हुई गई है तो किसी ने यूँ करके टक कर दिया, किसी ने इधर करके टक कर दिया, तो यूँ करके पिंग पिंग वेलें चल रही हैं। वाह, मुझे समझ नहीं आती कि आपके आइडियाज कहाँ से आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। लेकिन ये आप देखें ना, एक ऐसे शोबे के अंदर जिद्दत लाना चाह रहे हैं जो मेरे ख्याल में कितनी सदियों से उसमें कोई जिद्दत नहीं आई। बिल्कुल। और आप ये देखें ना कि अगर इकोनॉमी को आपने डिजिटाइज करना है, डॉक्यूमेंट करना है, तो हर किस्म की इकोनॉमी को करना पड़ेगा। आर्ट, कल्चर, मतलब ये जो है ये कितनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का कितना बड़ा ये हिस्सा है कि डांस हो रहे हैं और उस पर मतलब आपको पता ही नहीं कि कितने वेलें चल गई। हाँ नहीं, और देखें ना उसके अंदर
पर देखें वो जो काम वेलों वाला है वो कम लेबर इंटेंसिव हो जाता है क्योंकि वो डिजिटाइज्ड हो गया है। नहीं, So, और मतलब शादियों जो में जो उसकी सलामियां कलेक्शन होती है हैं जो आपको शादी की सलामी पे तो नोटों वाले हार मिलते हैं। मैं आपको नाम लिए बगैर एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट से मैं मिला और मैंने उनको कहा जी कि ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल, उन्होंने कहा नहीं सब ठीक चल रहा है। मैंने कहा जी फिर भी हम आपको तो साफियाना से नीयत कि हर वक्त किसी से पूछना कि मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि ए तुसी ड्रोन नहीं बंद करवा सकते इवेंट पे। मैंने कहा जी ड्रोन? उन्होंने कहा कि वो जितनी वेलें होती हैं ना, हम जब गा रहे होते हैं, जब ड्रोन जैसे ही करीब आता है नोट सारे सोफे के अंदर घुस जाते हैं, वो फिर निकलवाने बड़े मुश्किल होते सर हैं। आप ये देखें कोई अगर बड़ा फंक्शन हो और उसके ऊपर इस किस्म की महफिल हो, संगीत हो या कुछ हो, तो वेलें होती हैं, सब कुछ होता है, ये है कल्चरल चीज़। लेकिन उसके बाद उसकी कलेक्शन होती है बाकायदा, उसके लिए लोग होते हैं जो कलेक्ट करते हैं। जब वो कलेक्ट कर लेते हैं फिर विद सिक्योरिटी इतना सारा कैश जो है वो कहीं जाना होता है। और सर उसमें मसला ये है कि अगर पॉस मशीनों के ऊपर कर देंगे सारी चीज़ को तो फिर वो टैक्स नेट में आ जाएगा ना, तो ये तो एक इशू है ना। फिर उसको भी सर सर्कमवेंट करने के तरीक़ेकार तो हैं फिर। सर नहीं, तो आप सबसे अपनी- ज़्यादा रूरल इलाकों में ना ये कॉन्सेप्ट होता है, ख़ास तौर पे शादियों पे। वो शादियों पे ना किसी दोस्त रिश्तेदार की शादी है, वो अपनी मज बेच देते हैं क्योंकि वो एक टाइम है कि आपने दिखाना है कि आप कितना आपका ज़्यादा ज़्यादा- पैसा स्पेंड कर Yes, सकते हो। yes. सो बात वही है कि जिस बंदे ने अपनी मज बेची है वो अपना दिखा देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा कि ये मेरे अकाउंट में पैसे उधर से आए हैं, इस तो मसले ही कोई हाँ, नहीं। सर देखें ना, इसको आप मजीद इसके अंदर कर सकते हैं कि देखें जैसे जब जो ईद होती है, छोटी ईद होती है, उसके ऊपर ईदी का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप बैंक फ़ोन करते हैं यार ये कॉपी चाहिए आपको, और वहाँ पे कॉपी जो होती है वो कहते हैं जो तो 2 हफ्ते पहले ही ख़त्म हो गई है, तो उसका भी कुछ सिस्टम कर लें कि ईदी भी डिजिटाइज कर दें। ये तो बल्कि आपकी जो फ़ोन बैंकिंग ऐप्स हैं ये तो एक आइकॉन बना ली ईद के दौरान। हम जा रहे हैं वैसे उस तरफ, जा बहुत रहे अच्छी हैं। चीज़ है। और दूसरा देखें ना, हाँ। पेपरलेस का एक तो ये ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट्स, दूसरा पेपरलेस का है कि जो आपको प्लास्टिक दिया हुआ है, जो है आपको सबके बटुओं में मौजूद कार्ड, आप उसको मजीद आप एक्सपैंड करें उसकी चीज़ें कि आप उसके अंदर टैप एंड पे हो गया। अब तो मौजूद अब तो मोबाइल पे आपका स्कैन होता है ना, कर QR सकते हैं, कोड आप होता है। वॉलेट आपके फ़ोन के अंदर होता है। लेकिन कुछ मुल्कों में होता है कि जी आप जो टैप एंड पे है उसकी एक लिमिट है, यानी कि लेट से अगर यूएस में उसकी $5 है या यूके में उसकी 5 पाउंड्स है कि आपने कुछ चीज़ उससे नीचे नीचे लेनी है तो आपने पिन शिन नहीं डालना, आप टैप करें निकलें वहाँ से। तो इस किस्म की चीज़ भी कुछ बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। यहाँ आपकी सर्टन अमाउंट से कम ट्रांजैक्शन हो, आप टैप करें वहाँ चले जाएँ। बिल्कुल। और सिक्योरिटी कंसर्न, बट इस पे एक पूरा आप ना टॉपिक रखें किसी दिन कि जिस तरह से आपने कहा ना ईदी जानी चाहिए, ये कोविड वाले दिनों में जब लोग ईद पे आपस में घुल मिल नहीं पा रहे थे, तो एक तो ईदी इसी तरह गई होगी, दूसरा ये है कि ईद मनाने का सही तरीका क्या है कि आपने रिश्तेदारों से मिल के ही बदखोइयाँ करनी है या आप जूम पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर ये देखिए ना, ये हम कितनी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कोई ना कुछ पकड़े। और दूसरा आपने जिक्र किया कि इस पे बाकायदा टॉपिक करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब हम इस शो पे कहते हैं कि इसके ऊपर पूरा टॉपिक करेंगे, वो मेंटल नोट बना लेता हूँ, फिर फिजिकल नोट भी बना लेता हूँ। वो को बन गए कुछ 24, ये मौका ही नहीं देता मुल्क। ये मेरे ख्याल में जब तक इलेक्शन टपेंगे नहीं तब तक कुछ स्पेस नहीं क्रिएट होगी। इस वक्त सिर्फ सियासत है, ये करेंसी वाला भी हम आवाम की खातर लाएं। बिल्कुल। और इस वक्त तो सियासतदानों को भी बाईपास कर गई है अदालत, सारी खबरें वहां से आ रही हैं। हमेशा से ऐसे नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि हमेशा से टीवी नहीं होता था, होता ऐसे ही था, ऐसे ही होता था, अदालत नहीं आती थी मेरा बीच में। ख्याल है। तो अच्छा, अब हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि नए नोट आ रहे हैं और हमने गुजारिशात 3 की हैं। नंबर 1 साइज थोड़ा सा छोटा, नंबर 2 प्लास्टिक, और नंबर 3 ये कि और लोगों की भी अब तस्वीर साथ में incorporate। और एक और चीज़, जो 5 वाला सिक्का है उसकी क्वालिटी का मेयार बेहतर, क्योंकि वो रंग भी छोड़ देता है कभी कभार। मुझे तो लगता है कि 5 वाला सिक्का भी नहीं अब होना है, लेकिन आपको हाँ, 5,000 वो की बेकार। नोट की टेंशन हो रही लेकिन है। कॉइन्स का भी एक अपना ये सीन 1000 होता है, की लेकिन सॉरी। या तो 10 वाले को भी कॉइन फॉर्म में लें और कॉइन को बेहतर डिजाइन कर लें, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में पता चले ये चलेगा। हम लोग कॉइन जो है ना निकालते हैं वो और- वॉलेट तोड़ देता है और उसमें अच्छा। कार्ड तोड़ देता है। मैं इसलिए कॉइन्स के खिलाफ हूँ। चलें ये recommendations हम करेंगे टेबल। We'll be right back after a short break. Stay tuned. वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक अच्छी खबर आई है कि पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन के असिस्टेंट्स होंगे जो अस्पतालों में जा के वहाँ पे उनका सर्वे करेंगे, वहाँ पे जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मिल रही होगी वो एक ऐप में सबमिट करेंगे, जिसके लिए वो ऑब्वियसली कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होपफुली होगी। इसके बारे में असद, कैन यू प्लीज गिव अस मोर डिटेल? ये हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बना रही है। 221 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाइप हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ये MEA मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन असिस्टेंट्स जो हैं ये जाएंगे। ये 2 होंगे
और ये जहाँ पे एक शख्स जाएगा और दूसरा नहीं होएगा तो वो उनका विजिट जो है वो काउंट ही नहीं होगा, तो दो होंगे मौजूद, मतलब काउंटर चेक रखेंगे दूसरे के ऊपर, एक प्राइमरी एक असिस्टेंट होगा। सो उनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, तो उसके अंदर कुछ तो हैं कि जी आपका मेडिकेशंस पूरी हैं, नंबर 1। दूसरा है कि जी वेस्ट डिस्पोजल कैसा हो रहा है। तीसरा है कि क्लेanलीनेस एंड इस किस्म की चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर लेबर रूम्स, ऑपरेशन रूम्स वगैरह की अपकीप कैसी है, और उसके अलावा कितने प्रोसीजर्स जो हैं वो होने थे उस दिन और कितने वाकई में ख़त्म हुए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर जैसे आपने कहा एक मोबाइल ऐप बनाएगी जो इनके पास जिस होगी, जिसके अंदर GPS भी होगा। सो उनका जो सेंट्रल जो नर्व सेंटर है वो हर वक्त मॉनिटर कर रहा होगा जी हमारा फलाना ME है और ME नंबर 2 इस अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, और वहाँ से ये डेटा आ रहा है। जैसे मैंने जिक्र किया, अगर एक नहीं होगा तो सारी विजिट काउंट नहीं होगा, और फिर ये सारा टैबलेट होगा डेटा, और उससे इनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से आपके पब्लिक सेक्टर के जो अस्पताल हैं उनके अंदर एफिशिएंसी है, जिनके अंदर नहीं है, कौन सी चीज़ों में वो कमी पेशी, और फिर ज़ाहिर उनके जो MS वगैरह जो उनसे फिर इदारा जो है जाके पूछेगा जी आपकी ये चीज़ें नाकस हैं। अच्छा, ये तो छोटे अस्पताल 221 जैसे बताया असद ने, ये तो उधर हो रहा है ना। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं कि फ्रॉम गेटिंग द पर्ची टू फाइनली वो जो है ना डॉक्टर के पास पहुँचना, उधर से दवाई लेना, सारे प्रोसेस पे जहाँ पे भी 7 मिनट से ऊपर लग रहे होंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा जो हेडक्वार्टर में बंदा बैठा हुआ है उसको, ठीक है, वो उसी वक्त उस डेस्क के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको फ़ोन करके पूछेगा कि इस पर्ची को 7 मिनट से ऊपर हो गए हैं, आगे क्यों नहीं जा रहा नंबर, और फिर वो बताएगा कि जी यहाँ पे ये मसला है जिसकी वजह से इधर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ट्रैक कैसे हो रहा है ये ट्रैक? क्योंकि हर सिस्टम के ऊपर जो है उसकी फीड जा रही है लाइव हेडक्वार्टर में। सो 7 मिनट से ज़्यादा टाइम जहाँ भी लग रहा है वहाँ से पिंग चल। इसमें ना पहले बैंक से भी कर देना, पहले ऐसे होता था कि ये जैसे बैंक, आपने बैंक का जिक्र किया, बैंकों में जब आप जाते हैं टोकन लेते हैं तो वो टोकन जो है एक ज़माने में एक बंदा लिख के देता था, पुरानी बात है। अस्पतालों में तो ये बड़ी देर तक चलता रहा था कि आप जाते हैं तो एक आम से कागज़ के ऊपर आपका नंबर लिख के देते हैं। तो ये जो अली कह रहे हैं कि ये अब उनके कंप्यूटराइज्ड आपको पर्ची निकलती है जिसके अंदर ट्रैकिंग होती है, तो इस तरह से उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये अच्छी हैं। ये अगेन अगर ये लोग इन्होंने बड़ा इन्वेस्टिगेशन और बड़ी रिसर्च मतलब सर्वे करवाने की कोशिश की है, इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद होगा क्या, इज़ माई क्वेश्चन। बेसिकली वेटिंग टाइम कम हो जाएगा ना, पेशेंट जल्दी क्लीनलीनेस चेक कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ मेडिसिन चेक कर रहे हैं। तो मसला तो यही है ना कि आपके पास, ठीक है चलें आप कह रहे हैं कि जी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम एक जरिया निकालिए कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि अस्पतालों में क्या क्या चीज़ों की शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। हर दुनिया के अंदर जो भी मसला है वो मसला हल करने के पता होना चाहिए मसला है क्या। ये कर ये रहे थे हमेशा से, और इसके अंदर क्रेडिट अगेन जाता है हमारे जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों में ख़ास तवज्जो दी है अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में। एक एजुकेशन और हेल्थ केयर, नहीं एक सड़कें अंडरपास, ओवरपास, और उस सारे की बनावट रिकॉर्ड टाइम में नंबर 1, और नंबर 2 हेल्थ सेक्टर में। क्योंकि वो तो देखे ना, उनको मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने, या हफ्ता नहीं था जिनके अंदर उन्होंने जाके अस्पतालों में छापे ना मारे हों। सो उसके बाद से सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए अगर आप पता कर लेंगे यार फलाने सेक्टर के अंदर और फलाने अस्पताल जैसे 221 अस्पताल हैं, अब ये कहना कि 221 का तमाम मसला जो है वेस्ट डिस्पोजल है, नहीं हो सकता। तो अब वो किसी ने कह दिया जी कि ऐसा करें वेस्ट डिस्पोजल ठीक कर देंगे ना तो बाकी चीज़ें मसले हो जाएगी, इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, आपकी बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। आप कहते हैं ठीक है इसके लिए इतने पैसे मुख्तस कर दो, सारा काम करो। कुछ अस्पतालों में जाएंगे कहेंगे वेस्ट डिस्पोजल बड़ा अच्छा हो रहा है। सो ये चीज़ मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप एयरमार्क कर लेंगे यार फलानी जगह में ये मसला है, तो वो टीम डिप्यूट हो वहाँ जाए, उस मसले को हल करने की कोशिश करे। और मसलों का हल जो है वो तो कभी भी आप नहीं कह सकते कि मसला तमाम तौर पे हल हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है, वो तो दुनिया के अंदर को उसको फिक्स नहीं कर सका, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है मेरे ख्याल में। बट व्हाई नॉट हैव अ सिस्टम वेयर ऑल द हॉस्पिटल्स हैव अ मैकेनिज्म टू, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि 2 असिस्टेंट्स हैं आई बिलीव, तो ये हर 2 पर विजिट होंगे पर विजिट, ये जगह में होंगे नहीं, हर जगह ये रोटेटिंग होंगे। ठीक है, मगर बजाय ये करने के ये भी सिस्टम बेहतर नहीं होता कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हर अस्पताल अपनी नीड्स को आप मतलब बड़े अस्पतालों में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता छोटे ऐड होते चले। और मेरा अपना ख्याल है कि वो जितने भी ऐड हो जाएंगे उसका एक हद तक फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आप कहेंगे जी कि हमारी ये चीज़ में मसला है, इतने आप तो पूछने के जी हमारे पास अद्वियात दवाइयाँ नहीं है, या हमारे पास
चीज़ें नहीं है सर्जरी करने के लिए, हमारे पास गाउन्स नहीं है वगैरह नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का मसला है, हम तो श्योर उसका सिस्टम होगा, या नहीं है तो अली कह रहे हैं बन जाएगा। अस्पताल जो बुरी तरह चल रहे हैं बिकॉज ऑफ पिलफ्रेज या बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस या बिकॉज ऑफ कि उनका जो MS बैठा हुआ है या बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो चीज़ तो कभी भी इनवाइट थोड़ी करेगा कोई डॉक्टर के यार मैं यहाँ पे काम नहीं हो रहा मेरे से, वो तो इस चीज़ से पकड़ी जाएगी। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पे क्योंकि लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि वो शायद ठीक हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। नहीं, और ये भी अच्छा है कि एक आउटसाइडर आके सर्वे ले, बजाय के अस्पताल खुद ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़। अच्छा, एक और चीज़ इनको करनी चाहिए जो मैंने स्कैंडिनेवियन ममालिक में देखा है कि वहाँ पे आपकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली वो एक तो वो नुस्खा नहीं लिखते, वो डिजिटली इनपुट करते हैं आपका नाम आपके ID कार्ड के साथ और वो फार्मेसी को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आप अपेरेंटली उस सिटी की जिस मर्जी फार्मेसी में जाएंगे बिकॉज इट्स ऑल सेंट्रलाइज्ड, आप वहाँ पे अपना ID कार्ड दें, अपना नाम बताएं और आपको वो मेडिसिन मिल जाती हैं। ये तो बड़े सालों से NHS में भी है जो, और वहाँ पे NHS के अंदर तो और वो उनकी फिक्स प्राइस होती है, हर दवाई की एक कीमत होती है। वो तो ये तो होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो मज़े की चीज़ है वो ये कि कुछ अरसे पहले यहाँ पर एक्सरे का जो फिल्म होती है वो ख़त्म हो गई और ये इतना बड़ा क्राइसिस होता था हमेशा से जब भी ये ख़त्म हो जाती थी, इस दफ़ा नहीं हुआ क्योंकि फिर ये सब व्हाट्सएप पे चल रहा था। आप एक्सरे करवाते थे, उनके पास आपको फिजिकली देने के लिए नहीं थी, वो आपको पूछते थे कि किस डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं, वो उसको व्हाट्सएप चला जाता था डिजिटल प्रिंट। तो नहीं अब तो मतलब हुआ ये IT की वजह से कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं फेस करना पड़ा। अब तो बड़े बड़े जो बड़े अस्पताल हैं उनमें तो बाकायदा आपने अगर जैसे हमारे नाज़रीन को स्क्रीन्स नज़र आ गई होंगी, प्रो स्क्रीनिंग रूम्स होते हैं कि वहाँ डॉक्टर चले जाते हैं और कहते हैं मेरे पेशेंट का एक्सरे यहाँ लिखा दो, देख के सब कुछ करके उसको। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ होगा, मतलब लेकिन ये मैं जैसे मैंने कहा शुरुआत बड़ी अच्छी बुनियाद बड़ी अच्छी। काका साहब, आपने उनकी 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, एक तीसरी चीज़ आपने हाईलाइट नहीं की जिसके बारे में बल्कि एक न्यूज़ भी है हमारे पास कि अंडर एज ड्राइवर्स पे उन्होंने काफ़ी प्रॉपर क्रैकडाउन किया था। काकर साहब नहीं, नकवी साहब पर उनकी हुकूमत के दौरान आप कह सकते हैं कि उनकी वो क्रैकडाउन किया था, वो जो वाकया हुआ था फेज 7 में, उसके बाद अभी रिसेंटली जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, तो उसके बाद उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया सारे अंडर एज ड्राइवर्स को और उनके ऊपर मुकदमात किए। अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि यार अगर तो एक मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है और ख़त्म हो चुका है, क्विट हो चुका है कोई शख्स जो है तो, और अंडर एज है, तो उसका पुलिस रिकॉर्ड भी खारिज किया जाए, वो उसके परमानेंट रिकॉर्ड पे नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमने तो पहले भी ये बात की थी कि बल्कि हमने हाईलाइट किया था कि परमानेंट रिकॉर्ड पे नहीं होना चाहिए अंडर एज के ऊपर, क्योंकि फिर बहुत मसले हो सकते हैं आपके, वो भी अंडर एज ड्राइविंग की वजह से। तो मैंने ये सुना है कि एक बाकायदा जो है ना सिस्टम डिवाइस हो गया था कि पुलिस पकड़ती थी अंडर एज ड्राइवर को और एक मखसूस वकला का ग्रुप था जिनको इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि जी एक और पकड़ा गया है, वो बेल के लिए आते थे। सो एक पूरा सिस्टम बन गया हुआ था कि पकड़ेंगे, कौन से वकील के पास जाएगा केस, किस तरह से बेल होगी, ये वो सारा कुछ। सो जजेस को ये लगा कि शायद ये जो है ना मतलब छोटी सी इकोनॉमी बन रही है। उन्होंने कहा जी कि सिस्टम में से नाम निकालें इनका, इनको क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। उस पर पुलिस ने ये कहा जी कि हमारे पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद ही नहीं है, मतलब हमारे यहाँ तो जो इस वक्त सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको अपडेट करें ताकि केस को खारिज करने का सिस्टम उसके अंदर आए। अभी हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक दफ़ा इंदराज हो गया तो हो गया। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं अगर आप पे पर्चा कट गया तो पर्चा कट गया। तो देखिए हमें हमेशा से पता है कि और मतलब जो हमारे जवान लोग हैं उनको भी ये है कि यार पर्चा नहीं कटाने दे, जो मर्जी हो जाए मौके पे खत्म करो, पर्चा नहीं कटना चाहिए। और पहले जब रजिस्टर में होता था ना कुछ इट्स नॉट रियली यू आर नॉट अ कॉन्विक्ट, लेकिन मसला ये है कि आप जब वीजे के लिए अप्लाई करते हो ना तो उसमें आपने लिखना होता है कि आप पे पर्चा है या नहीं है। कुछ इस वक्त चल रहा है जब तक होता था ना हाथ से लिखा जाता था तो उसमें ये होता था कि एक तो ये था कि जी अभी कच्ची पेंसिल से लिखा है, अभी पक्की से नहीं लिखा, क्योंकि कच्ची का मतलब है कि रबर से मिट जाएगा। फिर ये है कि जी वो जो सफ़ा था ना जो ख़त्म हो रहा है उसमें जो आखिरी केस था उससे अगला नहीं लिखा, कुछ छोड़ के लिखा है, तो उसमें भी रास्ता था कि अभी उतनी देर में आके इसका कुछ हल निकाल लेंगे। अब जब से डिजिटल हुआ है ना वो अगेन, और इनके पास वाकई पुलिस के पास ये सहूलत ही नहीं है। सो अब अगर ये करना है तो इनके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना सर, मैं सोच रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर जब तक अपडेट होगा और जो शख्स पर्चा लिखता है फिर उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी कि पर्चा निकालना कैसे है, उस वक्त तक कितने पर्चे कट चुके होंगे। तो चलें होपफुली इस किस्म का सिस्टम आ जाए
अच्छा वो हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर की जी। और अपेरेंटली कुछ मेडिसिन की प्राइसेस जो थी पहले हाँ जी। काफ़ी कम थी, जो कि काफ़ी मतलब लोगों ने इस पर रिटेलिएट भी किया था, तो नाउ दे हैव इंक्रीज प्राइसेस। हाँ जी, ये इस पे ना मैं प्लीज ऐड कर दूं कि इस पे हमने विक्ट्री लैप लेना है, क्योंकि हमारे शो से ये बात बहुत उजागर हुई और मैं ये क्रेडिट लेना चाहता हूं कि हुकूमत ने हमारी वजह से ये किया और ये शायद वाहिद शो होगा जो कि दवाइयाँ सस्ती नहीं महंगी होने पे विक्ट्री लैप ले रहा है। हाँ, अच्छा ये महंगी होने की वजह असल में मसला है वही, जब ये खबर मतलब आई सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे, तो मैं तो देख रहा था कमेंट्स पढ़ूं, वो जब कमेंट्स वही थे कि मर जाएंगे, इतनी महंगाई कर देंगे, अब क्या महंगा करेंगे, हम ऐसा करते हैं हम दवाइयाँ ही नहीं लेते। ये वो असल में इस चीज़ में समझने की ज़रूरत है कि ये बेहतर है आपकी दवाइयों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें इससे इजाफा होगा। सो 146 इसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, तमाम को दवाइयों की कीमत नहीं बढ़ा दी। हमारा जो है सिस्टम ये सेंट्रलाइज्ड है और हमारी रेगुलेटेड प्राइसिंग होती है, क्योंकि आप बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप कहते हैं यार ये दवाई अब इतने की नहीं, इसकी सारी तो चीज़ें इंपोर्टेड हैं, सॉल्ट जो उसके अंदर डलता है, रॉ मटेरियल जो वो सब इंपोर्ट होता है, यहाँ कोई नहीं बनता। सो अब ज़ाहिर है डॉलर की कीमत ऊपर गई है और बाकी चीज़ें ऊपर गई हैं, तो प्राइसेस हैव टू गो अप। अब जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है वो है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ड्रैप को आप कहते हैं यार कि हमारी प्राइस रिविजन कर दें, इसको इतने पे बढ़ा दें, वो आगे से फिर इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का फिर चॉइस होती है, वो कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट इसका अप्रूवल दे या ना दे। सो इस केस में 262 ऐसी अद्वियात थी जो हार्डशिप केसेस जिनको कहते हैं, जिनका ड्रैप की तरफ से गालबन यही 146 जो थी इनके ऊपर अप्रूवल आ गया था। हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसमें ये 2022 से फंसी हुई थी दवाइयाँ, और लोग फिर होता ही है कि वो कहते हैं यार अगर इतनी सस्ती हम नहीं बना सकते कि बिकेगी तो हमें नुकसान पे, तो बहुत सारी दवाइयाँ बनना बंद हो गई थी। तो ये असल में इसलिए फिर होता है कि जिस बात करते थे निमोनिया की दवाइयां, वैक्सीन नहीं अब हुआ फिर उससे ये कि एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी जिसमें लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम आपको इसको 3 टाइम्स द प्राइस करके बेच देंगे, फिर लोगों को मजबूरन लेनी पड़ती थी। तो ये रेगुलेट हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। और हेल्थ स्मगलिंग होती थी, और इसमें असल में केस ये था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब इनको अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने कहा जी अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी वो ये करे, हम नहीं करेंगे। फिर आई थिंक प्रेशर, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हमारे शो के तवसत से और दीगर और जगहों पर क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो ये कैबिनेट मीटिंग में रिसेंटली काकड़ साहब ने 146 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर प्राइसेस बढ़ाने की इजाज़त फाइनली दे दी है। बिल्कुल, और बिजली वाली बात है कि महंगी दवाई से बुरी एक ही चीज़ है, दवाई हो ही ना। तो ये था केस। बिल्कुल बिल्कुल। चलें अच्छा है उस तरह से। और ये तो अब देखें ना, असल में मैं तो देखना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे वो चीज़ नहीं मिली कि वो लिस्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई कि ये कौन सी लाइफ सेविंग, उससे पता चलेगा कि कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उनकी दवाइयाँ हुई हैं, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ नहीं हुई। ये मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसके अंदर देखना कि और तमाम क्यों नहीं हुई, और बाकी जो पड़ी हुई हैं 101 दवाई और जिनको उन्होंने कहा हुआ जो हार्डशिप केसेस हैं उनमें क्या इशू, अगर तो सेम मसले हैं तो सेम मसलों के ऊपर सेम रिजल्ट होना चाहिए। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है इसमें। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चलेंगे तो होपफुली मतलब कोई इतना मसला नहीं, बैकलैश नहीं आएगा। अच्छा, एक और खबर थी कि जो प्राइवेट इस टैक्सी सर्विसेज होते हैं, जिस तरह ऑनलाइन निजी जो होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की अब रिक्वायरमेंट कर दी गई है जी। जो ऑनलाइन आपकी ये जो ट्रैवलिंग की जो एप्स होती हैं जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह एक ब्रांड का नाम लेने के लिए इतनी कोशिश हो रही है, पर चले सर देखें ये टैलेंट सर वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो बहरहाल तो उनको कहा यह गया है कि जी आपने अब रजिस्टर इस तरह से होने कि उनके जो ड्राइवर ज़रात हैं वो किसी ब्रैकेट में फॉलो ही नहीं करते। वो एक प्राइवेट ओनर ऑफ अ प्राइवेट कार है जिसने प्राइवेट सिटीजन को बिठा के एक प्राइवेट ट्रिप जो है, निजी ट्रिप जो है वो करा दिया। तो उसके बाद अगर कोई मसले मसाइल पैदा हुए तो अमूमन वो कंपनियां जो होती हैं उनके ऊपर कोई ना कोई केस किया जाता है या कोई मुकदमा किया जाता है। तो वो कहते हैं हम तो एक टेक कंपनी है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो प्राइवेट लोग हैं, हम तो सिर्फ मिला रहे हैं दो लोगों को। सब उनको कहा गया कि जो ड्राइवर्स हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज टैक्सी ड्राइवर्स। ये बहुत अच्छा कदम है। एक तो ये है कि दे विल बी अकाउंटेबल ना हो, ठीक है, वरना तो ढूंढना उसको बड़ा काम है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाकई टैक्सी हैं, क्योंकि आप अक्सर लोगों के साथ जब बैठते हो तो वो आपको पूछ लेते हैं कि जी अच्छा आपने आउट ऑफ सिटी जाना हो तो डायरेक्टली ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की होते हैं ना इंसिडेंट्स। तो अब अगर बग़ैर काली और पीली ब्रांडिंग के साथ प्राइवेट कार्स पे लोग टैक्सी की सर्विस दे रहे हैं तो फिर उनको रजिस्टर होना चाहिए। हाँ।
रजिस्ट्रेशन आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन डेफिनेटली कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई पैसेंजर है उससे कोई मसला है तो कोई अकाउंटेबल तो आप ठहरा सको उस कंपनी को जिन्होंने वो ड्राइवर उनको प्रोवाइड किया। आई थिंक अमेरिका में भी काफ़ी ये केस चला था, एंड पे यही डिसाइड हुआ था कि वो आप डायरेक्टली सिर्फ लाइबिलिटी को ठहरा सकते हो जो ड्राइवर है, बट आप कंपनी को नहीं आप अकाउंटेबल ठहरा सकते। बट होपफुली आई थिंक दिस इधर भी यही हो रहा है कि आप रजिस्टर करवा रहे हो ड्राइवर्स को, तो टेक कंपनीज आर ऑटोमेटिकली देयर। देखिए उसमें सीन पता है क्या है, किसी और ने रजिस्टर किया होता है कंपनी के साथ और गाड़ी ड्राइव करके आ रहा होता है कोई और। डिपेंड करता है डिफरेंट एप्स में भी कि उनके क्या डायनामिक्स हैं, क्या ड्राइवर्स उन्होंने खुद हायर किए हैं या इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं उनके साथ। सो बिल्कुल देयर इज अ लॉट ऑफ 100% ठीक कह रही हैं आप। होता है एक और चीज़ क्या होती है, आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई हुई है और अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है किसी भी कंपनी के साथ, ठीक है। एक शिफ्ट आप खुद करती हैं, रात वाली शिफ्ट आपकी गाड़ी लेके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अब वो कोई एक्सीडेंट कोई मसला हो जाए, कुछ भी हो जाता है, हु इज अकाउंटेबल, एग्जैक्टली लायबल आप होंगे या जो गाड़ी ओनर है। इसमें हम एक बात जो है ना वो हम मिस कर रहे हैं कि टेक इंडस्ट्री के अंदर कानून साजी जो है वो मजीद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल रैप अप करते हैं एक आखिरी बार, ये कंपनियां और जो फूड डिलीवरी कंपनियां वगैरह, आपका कोई मसला हो जाए उनसे और आप उनसे भी रब्ता करें तो क्योंकि उनको पता है वो अब्जॉर्व्ड हैं ऑफ लायबिलिटी, वो कहते हैं जी कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप कर लें जो करना है। इसके ऊपर ये मैं अब डाल रहा हूँ एक टॉपिक लिस्ट के अंदर। बिल्कुल, या आई थिंक वी शुड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टुमारो बिकॉज़ वो कल मैं लिस्ट लेना हूँ, मैं लिस्ट दिखा देता हूँ मेरे ख्याल में। कल हम ये आपकी वो जो और भी पता नहीं कितने टॉपिक्स थे अली की तो आती रहती है रिकमेंडेशन, बट इंशाल्लाह विल बी बैक अगेन टुमारो सेम टाइम। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।